एग्रीकल्चर पे बहुत सारे मॉडल हैं जो वो दुनिया में काम कर रहे हैं, और उनमें से एक मॉडल पाकिस्तान के पंजाब में, वो पंजाबी फार्मर हैं और उसके हेड हैं डॉक्टर आसिफ शरीफ जो लाहौर नूं बिलोंग करते हैं। उन्होंने डिवेलप किया और उन्होंने बहुत सारे जो मॉडल्स ने उन्होंने स्टडी करने के बाद उन्होंने 1970 के बाद ये लगातार अपनी एक रिसर्च की और अब वो एक मकाम पे पहुँचे हैं और उन्होंने उस मॉडल का नाम रखा है पिकनिक। पिकनिक तक का मतलब है PQNK। पिकनिक का मतलब उनका है पायेदार कुदरती निजामे काश्तकारी, PQNK, जिसको वो संक्षेप में पिकनिक बोलते हैं। उसका पूरा अर्थ बनता है पायेदार कुदरती निजामे काश्तकारी। और वो अपनी लैंग्वेज में ये कहते हैं कि इस अर्थ में और हमारी सोयल में, मिट्टी में, हमारी में अल्लाह ने इतना कुछ दिया है कि बाहर से आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए जो उन्होंने अब मतलब मॉडल इस्टेब्लिश किया है वो जैसे है ना, एक जापान का मॉडल जिसकी एक बुक है वो डॉक्टर हुगो वाली, 1 स्टार रेवोल्यूशन। उसका हिंदी अनुवाद है शायद तिनके से क्रांति, और पंजाबी में उसका है कख तो क्रांति। और तिनके से क्रांति या 1 स्टार रेवोल्यूशन को भी उन्होंने इसमें ऐड किया है। उनका मानना ये है कि जो हमारी मिट्टी है ये 2 किस्म की है, एक पानी वाली मिट्टी है, एक बगैर पानी वाली मिट्टी है। पानी वाली मिट्टी का मैक्रो ऑर्गेनिज्म अलग नेचर का है, बगैर पानी वाली मिट्टी का मैक्रो ऑर्गेनिज्म अलग नेचर का है। इसलिए उनका सबसे पहले तो ये कहना है कि मिट्टी को कभी भी छेड़ना नहीं है, ज़मीन में हल नहीं चलाना, और उसके मैक्रो ऑर्गेनिज्म को आप नष्ट नहीं करना, उसका घर बर्बाद नहीं करना। एक बात। दूसरा उनका कहना है कि जो गैर पानी वाली मिट्टी है, जो हमारे खेत की मिट्टी है, उसको पानी से नहीं डुबोना। जब उसको पानी पे डुबोओगे, उस पे पानी भर दोगे, तो उसके मैक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और तीसरा उनका ये कहना है कि जिस खेती से, जिस मिट्टी से आपने, जिस ज़मीन से आपने पैदावार लेनी है, उसको खुला नहीं छोड़ना, उसको ढक के रखना है। मतलब पंजाबी से जिसको बोलते हैं उसको नंगा नहीं रखना। और वो कह रहे हैं कि जिसको हम जी कहते हैं खतपरवार, या जिसको हम नदीन बोलते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में नदीन नाम की कोई चीज़ नहीं। अल्लाह ने इसको, ये कपड़ा है उसका, हमारी अर्थ का, उसको ढकने के लिए है। जी कोई भी सीड आएगा, आप अगर ज़मीन को नहीं खोदोगे तो उसको अपने आप कपड़ा मिल जाएगा, उसको अपने आप ढकना मिल जाएगा। इसलिए नदीन वो कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, नदीन तो एक सलूशन है। इसलिए ढक के रखने के वो 2 तरीके बताते हैं कि मल्चिंग, आप चाहे लिविंग मल्चिंग करो चाहे डेड मल्चिंग करो, लेकिन मल्चिंग करो। मल्चिंग के बगैर ज़मीन को नहीं छोड़ना। तो मैं इसको ज़्यादा लंबा ना करता हुआ ये बताना चाहता हूँ आपको कि जब हम जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, जिसको हम केमिकल एग्रीकल्चर बोलते हैं, जहाँ जिसको हम इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर बोलते हैं, अगर आपने इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर से शिफ्ट करना है पिकनिक पे, उस मॉडल पे, तो आपको क्या करना होगा? तो वो कहते हैं कि सबसे पहले प्री कंडीशन ये है
कि पहले अपनी ज़मीन का जो हार्ड बेडा उसके नीचे लग गया है, जो हार्ड तय है इसकी सतह है, उसको तोड़ना है। क्योंकि ट्रैक्टर से और वो गिल्ला मतलब पानी छोड़ के हल बाने से और ट्रैक्टर की वाइब्रेशन से वो एक हार्ड पेन बन गया है, एक ऐसा मतलब वो तय बन गई है ऐसी जो पानी को रिचार्ज होने में और कई चीज़ों को नीचे ऊपर जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि कम से कम 2.5-3 फुट का एक सिंगल हाड़ा जो वो आप ज़मीन पे चलाओ, कि 5 फुट के इधर 5-5 फुट पर ऐसे वो डूंगा हाड़ चला दो। एक सिंगल हाड़ आता है हमारे पंजाब में, तो आपके तो मेरे को पता नहीं कि बड़े ट्रैक्टर पे डबल भी आ सकता है। वो 5-5 फुट पे वो मतलब एक साइड से दूसरी साइड और 5-5 फुट से इधर मतलब वो केरा एक बार उससे क्या हो जाएगा कि जो हार्ड वो तय है सतह है ज़मीन की वो टूट जाएगी। दूसरा वो कहते हैं कि जो जैसे DAP है या कुछ और जो मतलब फर्टिलाइजर है वो हमारी ज़मीन में कंपाउंड बना के बैठा है और उसको साल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वो सारे केमिकल वो पानी में घुल के हमारी जो हमारे पौधे हैं या हमारी जो फसल है उसकी रीच से नीचे चले जाएं, उसके लिए आपको एक अननेचुरल काम करना पड़ेगा। वो कहते हैं अभी तक हमारे को उसका कोई नेचुरल सॉल्यूशन नहीं मिला। वो अननेचुरल काम कहते हैं कि आप 1 एकड़ में 10 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और उसको 200 लीटर पानी में डिल्यूट करके एक ड्रम में डाल लेना है। सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि जो केमिस्ट्री वाले बैठे हैं हमारे साथी वो जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो हर चीज़ के साथ क्रिया करता है। कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया ना करता हो। वो कहते कि जब आपने वो पहले हार्ड पेन तोड़ दिया और उसके बाद जब हमने पानी लगाना है एक एकड़ खेत को, तो 10 लीटर वाला वो ड्रम रख लो, उसमें टूटी लगा दो, वो उसमें इतना छोड़ो कि वो पूरे का पूरा खेत के पानी में चला जाए। उसको वो नाम देते हैं वाटर वाश का, कि पानी से आपने अपना खेत वाश कर देना, धुलाई कर देनी है पानी से। उससे क्या होगा, वो कहते हैं कि वो जो जितने भी जे कंपाउंड बने हुए हैं अलग अलग फर्टिलाइज़र के, जो भी हमने केमिकल डाला है, वो सारा केमिकल साल्ट में कन्वर्ट होके नीचे वो मतलब जितने हमारे रूट्स हैं हमारी क्रॉप के, वो रूट्स की अप्रोच से नीचे चला जाएगा। और थर्ड वो कहते हैं कि फिर आपने उसमें केरा एक बार लेजर लेबर लगा दो, उसको ज़मीन को बिल्कुल पधरा कर दो। लेजर लेबर है ना, जिसको कंप्यूटर करा बोलते हैं पंजाबी वाले, वो लगा दो और उसके बाद पानी लगा दो। जब ज़मीन बत्तर आएगी तो वो कहते हैं कि फिर आपने उसमें बेड बनाने हैं, बेड प्लांटर से। और नहीं मतलब बेड प्लांटर का वो कहते हैं कि यार ये एक तो ऐसा ट्रैक्टर लो जिसके जो टायर हैं जो ज़्यादा मोटे ना हों, उसके टायर है जो ब्रीक होने चाहिए। वो कहते हैं जो हमारे लाहौर में ट्रैक्टर चलते हैं उनके टायरों में जो दरमियान में दोनों टायरों में जो डिस्टेंस है, जो फासला है, वो है 42 इंच का। इसलिए वो कहते हैं कि हम अपने टायर की मतलब ट्रैक्टर की सुविधा से मुताबिक 42 इंच का बेड बनाते हैं वो, ताकि कभी 2-4 साल के बाद अगर आपकी वो जो खाड़ियाँ बनेंगी उसमें मिट्टी ज़्यादा आ जाए तो दोबारा आपको ट्रैक्टर चलाना पड़े तो खाड़ी में ही ट्रैक्टर चले, बेड पे ट्रैक्टर नहीं चढ़ना चाहिए। वो बेडा जो वो उस पर मतलब उसको आप प्रेस नहीं करना। और वो कहते हैं कि वो 42 इंच का मतलब 3.5 फुट बन गया। 3.5 फुट पे वो कहते हैं कि फिर आप अगर गेहूँ बीजना है या पैडी लगानी है
तो 5 खुड उसमें आप निकाल सकते हो, 5 लाइनें निकाल सकते हो। उन्होंने अपनी ऐसी मशीनरी डेवलप कर ली है कि जो उस पर ट्रैक्टर चलता है और 5 निकाल देता है। और कुछ उन्होंने हाथ से चलने वाली मशीनरी भी बनाई है कि जिससे एक आदमी खिंच रहा है, वो अपने आप मशीन बीज डाल रही है। और उसमें वो कहते हैं कि जब आपकी जो फसल है, क्रॉप आ जी जो आपने लगाई है, जैसे गंदम लगाया, गंदम बोलते हैं वो गेहूं को, बीट को, कि गंदम अगला अगर आपने लगा दी है, 5 खुड निकाल दिए, जब वो निकल आएगी तो आपने पूरे के पूरे बेड को की मल्चिंग कर देनी है। आप डेड मल्चिंग करो, लाइव मल्चिंग करो, वो आपके सुविधा के मुताबिक है कि आपने कौन सी क्रॉप लगानी है। अगर सरसों लगानी है तो लाइव मल्चिंग भी हो सकती है कि वो चीज़ बो दो जो उसको ढक तो ले लेकिन ऊपर ना आए। आपकी जो कन्वेंशनल क्रॉप आ जो आप बीज रहे हो उसको, उससे वो अब मतलब वो जो लाइव मल्चिंग है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो उसके नीचे ही रहनी चाहिए। जैसे आपने कॉटन लगाया है तो आप उसमें इंटर क्रॉप कर सकते हो इसकी शकरकंदी की, कि शकरकंदी भी हो जाएगी और उसमें 2 या 3 खुड आप लगाने हैं इसके कॉटन के, और उसके दरमियान में आप लाइव मल्चिंग करना चाहते हो तो शकरकंदी की कर सकते हो। नहीं आप डेड मल्चिंग करो, आपके पास जो भी है, आपके पास पराड़ है, आपके पास इसका सरसों का गूणा है, आपके पास कोई मतलब बाजरे की टांडी है, उसको काट के भी कर सकते हो, उसको ऐसे भी कर सकते हो। मल्चिंग का मतलब होता है ढकना, किसी चीज़ से ढक देना। वो डेड मल्चिंग का मतलब है जैसे आपके पास कोई गूणा पड़ा है, सरसों का पराड़ पड़ी है, वो तो डेड मल्चिंग है। अगर आपने कोई जैसे इसकी क्रॉप बड़े वाली लगा दी तो आप लाइव मल्चिंग भी कर सकते हो, कोई ऐसी बेल नीचे उसके बिछजे। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो ज़मीन कवर होनी चाहिए। प्लास्टिक पेपर नहीं डालना, ना ना ना, वो नहीं डालना। हाँ नहीं, वो भी मल्चिंग का एक तरीका है कि आप वो तो सिर्फ नहीं, वो तो सिर्फ है कि उससे जो खरपतवार है वो नहीं होता। और वो कहते हैं कि खरपतवार की आप चिंता मत करो, अगर वो आपके हो भी जाएगा तो आप एक बार उसको ऐसे ही काट दो, वो आपकी जो कन्वेंशनल फसल क्रॉप है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे नीचे होएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। वो उनका कहना ये है। तो उसमें क्या है, वो मल्चिंग के 3 गुण बताते हैं, फायदे बताते हैं कि जब आपने ऐसे मतलब बीज बो के मल्चिंग कर दी तो उसके 3 फायदे होंगे। एक फ़ायदा वो कहते हैं कि सबसे पहले पानी का फ़ायदा होगा कि आप जितना पानी लगाते हो, जैसे जब हम फ्लड इरीगेशन करते हैं तो बहुत पानी लगता है, तो 3.5 फुट के बाद 3.5 फुट के बाद अगर आप एक खाड़ी में पानी लगाना है और वो स्लो लगाना है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि खाड़ी में ज़ोरदार पानी छड़ दो वो यकदम सिरे चला जाए, और उसमें ये ऐसे धीरे से पानी छोड़ना है, और वो बेड पे पानी नहीं चढ़ना चाहिए। मतलब बेड पे जो जाए वो मॉइस्चर जाए, क्योंकि जो वनस्पति है वो पानी नहीं पीती जानवर की तरह, बंदे की तरह, परिंदे की तरह, ये मॉइस्चर ही लेती है। और वो कहते हैं कि जो मतलब वैसे तो आपको जब खेत में जाते हैं फार्मर, उसको पता चल जाता है कि मेरी क्रॉप पानी मांग रही है या नहीं मांग रही, उसको पानी की ज़रूरत है या नहीं है, वो हमें पता चल जाता है। लेकिन वो कहते हैं अगर आपने पता ही करना है और तरीके से, तो आप थोड़ी मल्चिंग इधर उधर हटाओ बेड से और थोड़ी मिट्टी खोदो, और मिट्टी खोद के उसको ऐसे निकालो। अगर लड्डू बन गया या पिन्नी बन गई, जिसको पिन्नी बोलो लड्डू बोलो, लड्डू नूं जीता नहीं कराया किसी का खाण नूं, असली लड्डू बन गया, इसका मतलब मॉइस्चर सफिशेंट है, फिर आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ज़्यादा पुरपुरी होगी, लड्डू नहीं बन रहा है, इसका मतलब पानी चाहिए, वो भी एक तरीका है। तो वो कहते हैं दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इससे खरपतवार नहीं होएगा जब मल्चिंग कर दी, क्योंकि उसको जब रोशनी नहीं मिलेगी तो वो बीज जो आपने लगाया है उसके बगैर कोई और बीज वहाँ उगरेगा नहीं, पनपेगा नहीं। तीसरा वो कहते हैं जो बहुत बड़ा फ़ायदा है मल्चिंग का, वो ये है कि वो आपकी सॉइल के टेम्परेचर को मेंटेन करता है।
वो कहते हैं कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो 15 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक के टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा ग्रो करता है स्पीडली। और अगर आपने मल्चिंग कर दी तो उसका टेम्परेचर आप टेम्परेचर मीटर से भी मापोगे। एक उन्होंने मेरे को वीडियो भी भेजी थी, दिखाई भी उन्होंने लाइव वीडियो। उन्होंने मतलब पिछली गर्मी में एक मतलब नंगी ज़मीन थी, मतलब बाग के छोड़ी हुई ज़मीन थी, और उसमें टेम्परेचर मीटर लगाया और उसका मतलब टेम्परेचर आया 55 डिग्री सेंटीग्रेड। और मल्चिंग वाले में लगाया तो उसका आया 18। वो कहते हैं ये मल्चिंग कर दी आपका कितनी टेम्परेचर आया, 20 से आपके सॉइल का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। और उससे वो कहते हैं कि एक फ़ायदा आपका ये भी होगा कि जो पानी है उसमें आपके बेड में, आपकी ज़मीन में आपने पानी छोड़ा जो उसको दिया है, उसका वेपरेशन भी नहीं होगा जब आपने मल्चिंग कर दी। इसलिए पानी भी कम लगेगा, उसका वेपरेशन नहीं होएगा, और जो घास फूस है वो भी नहीं होएगा, और आपके मतलब जो सॉइल का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहेगा। और दूसरी बात वो जो बड़ी बात ये कहते हैं, वो कहते हैं कि एक बार बेड बनाना है, उसके बाद जैसे वो कहते हैं कि एक बार आदमी अपने जीवन में घर बनाता है, मकान बनाता है, उसके बाद हर 6 महीने बाद हम अपना मकान ढा के दोबारा नहीं बनाते। इसलिए वो मकान दोबारा ढाना नहीं है, बेड से फसल काटनी है, नमी बोनी है, उसी बेड से वो अगली फसल काट लेनी है, नमी बो देनी है। ट्रैक्टर नहीं बाढ़ना दोबारा, और उससे छेड़छाड़ नहीं करनी। एक बार हमने बढ़िया तरीके से मैक्रो ऑर्गेनिज्म का घर बना दिया, और उसके बाद केंचुआ 12 से 15 फुट तक नीचे भी जाएगा और वो ऊपर भी आएगा। और वो कहते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ डालने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि सॉइल में सारे एलिमेंट सफिशेंट रूप में हैं। बस बात इतनी है कि उसको तैयार करने की। जैसे हमारे घर में गेहूँ जितना मर्जी पड़ा हो, अगर वो उसका हम आटा नहीं बनाते और आटा बना के उसके कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाते, चाहे रोटी बनाओ उसकी, चाहे उसका मतलब हलवा बनाओ, ठीक है, वो खाने के लिए तो वो सारा करना पड़ता है ना। ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी जो क्रॉप है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उनके रसोइये हैं। वो कहते हैं यार हमने सब रसोइये ख़त्म कर दिए, अब फिर हम पक्का पकाया बाहर से देते हैं DAP के रूप में, यूरिया के रूप में और चीज़ों के रूप में। इसलिए वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से अगर करोगे तो वो कहते हैं कि अब हमारा जे, और इसी तरीके से वो ये कहते हैं कि जैसे आलू लगाना आपने, वो कह रहे हैं कि हम आलू की 4 फसलें लेते हैं लाहौर में, और 4 फसलों का मतलब वो कहते हैं आलू ज़मीन में बोना नहीं, गाड़ना नहीं है। जैसे हम बोते हैं ना ज़मीन में, वो कहते बिल्कुल ही नहीं बोना। आपने बेड पे, जब आपका बेड वेला हो गया, बेड पे आलू कौन सी वैरायटी का लगाना है वो आपने देखना है कि उसका फैलाव कितना है। वो कहते हैं कि वो लाइन टू लाइन, और मतलब पेड़ मतलब एक पौधा तो पौधे का कितना डिस्टेंस रखना है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। ये सीड बाय सीड ही डिपेंड करता है। ये आपके विवेक पे है कि आप कितना बिरला लगाना है, कितना सगना लगाना है, ये खुद नहीं लगाना। वो उसको बेड पे रख दो और उसके बाद उसकी मल्चिंग कर दो। पहले मल्चिंग कम करो, जब आलू बाहर आ जाएगी उसकी बेल, उसके बाद मल्चिंग और कर दो, और उसको हवा नहीं लगनी चाहिए। मतलब मल्चिंग आपकी इतनी होनी चाहिए, मतलब 3 इंच 4 इंच 6 इंच तक, क्योंकि अगर आलू को हवा लगेगी तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा और उसका रंग भी ग्रीन हो जाएगा। जेडे शहर वाले ने जब आलू खरीदते हैं उनको शायद ये इस बात का नाम पता हो कि जब वो ज़मीन से बाहर आता है ना आलू, जितना पोर्शन उतना पोर्शन का कलर ग्रीन हो जाता है और उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता जो ग्रीन वाला होता है। वो कईयों को पता चलता है यार इसके 2 कलर क्यों हैं आलू के। आलू के 2 कलर का मतलब ये होता है कि जितना उस ज़मीन के अंदर रह गया उसका नेचुरल कलर है, जो उस ज़मीन से बाहर निकल गया उसका वो अननेचुरल कलर हो गया, ग्रीन हो गया, और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। और वो कहते हैं कि फिर उसका जब मल्चिंग करने के बाद आपने पानी उतना ही देना है जितना उन्होंने बताया कि या तो आपकी क्रॉप आपको बताएगी कि पानी चाहिए या नहीं चाहिए, जहाँ आप ऐसे वो उसको हटाओ,
वो पिन्नी बना के देखो, लड्डू बना के देखो, अगर लड्डू बन गया तो नहीं देना, और फिर तो मॉइस्चर उसमें सफिशेंट है। अगर लड्डू नहीं बनता तो दोबारा पानी दो, और वो पानी मतलब मेन खाड़ बनाओ, और उस खाड़ में जो उच्चे खाड़ हैं उन्होंने वो साइफन के जरिए भी दे देते हैं। और कुछ में जैसे हम वो करते हैं ना लेजर लेबर में पंजाब में, कि एक ऊंचा मतलब खेत है, फिर उससे नीमा है, उसमें हम कोप्पे डाल देते हैं, मतलब पाइप 3 इंची डाला, उस पर एक वो चढ़ जाता है कैप, वो कैप खोल दो, पानी बाहर आगे निकल गया, कैप बंद कर दो, पानी बंद हो गया। चाहे तो वो ऐसे कैप लगा लो, किसी तरीके से लगाओ, पानी आराम से जाए, ताकि पूरे 3.5 फुट में पानी मतलब मॉइस्चर अब वो चला जाए। पानी को हमारे जो बुजुर्ग से उसको चोर का दर्जा देते थे कि पानी कैसा चोर है, जे जहीं नहीं जाता वहाँ भी चला जाता है, इसलिए इसने तो चले ही जाना ज़मीन में, और कितनी भी वो डाकर ज़मीन है उसमें भी चला जाएगा। लेकिन उसकी बस एक ही बात है कि आपको वो स्लोली देना है पानी, धीरे धीरे पानी जाए ताकि वो सारी ज़मीन में रच जाए। और उसमें वो कहते हैं कि जब ये मतलब फसल आपकी तैयार होगी तो भी आपने बेड को नहीं छेड़ना। फिर आपने ऐसे नहीं करना है कि पहले तो उसकी वो वैसे भी हम काटते हैं उसको, जो ऊपर वाली बेल होती है आलू की उसको काट दो, फिर उसके बाद वो मल्चिंग साइड पे कर दे जाओ और आलू इकट्ठे कर दे जाओ। बस ऐसे ही आलू इकट्ठे करोगे तो आलू अपने आप आ जाएंगे। उसमें देखो मैनुअल लेबर थोड़ी करनी पड़ती है, वो तो इकट्ठे मल्चिंग पासे करनी पड़ेगी, आलू इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर उसको आप बोरों में डालना पड़ेगा। जा उसको खाड़ियों में डाल लो पहले, और फिर उसके बाद आप बोरों में डाल लो। मतलब कोशिश ये करनी है कि बंदा भी कम से कम चढ़े बेड के ऊपर, ताकि बेड जो पूरा पोला रहना चाहिए। वो तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ उसमें कहीं चूहे हो जाते हैं वो तो अपने आप भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान इस पर रखना चाहिए। इसको वो पिकनिक का मॉडल बोलते हैं। और ऐसे तरह वो सब्जियों के बारे में, जैसे वो कहते हैं कि लहसुन लगा दो, ठीक, लहसुन लगाने का भी उन्होंने एक ऐसा कि 42 इंच का उन्होंने एक वो बेड बनाया, और उसमें वो मतलब पौधे तो पौधे के डिस्टेंस में उन्होंने एक लकड़ी का एक ऐसा सिस्टम बना लिया कि 2 जने पकड़ते हैं उसको, एक उस खाड़ी में और दूसरा दूसरी खाड़ी में, उसको थोड़ा वो ऐसे लगा देते हैं, और उसमें थोड़े थोड़े निशान बन जाते हैं। वो उसमें किल्लियाँ जियाँ बनाई होंगे ने, वो निशान बन गया, उसमें फटाफट उसको सिड़ दो, एक एक लहसुन की तुरी सिड़ते जाओ, बस वो भी बोते जाओ। उसके बाद मल्चिंग कर दो, वो अपने आप ही वो हो जाता है, मल्चिंग से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसकी तुरी ज़्यादा मजबूत होती है। उसमें ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि जो बीज है, सीड है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है उसमें अल्लाह ने डाला टिपन, जिस टिपन आप टिपन नहीं बच्चों को देते इसका अपना फूड का, एक होती है उसमें चिप, जैसे कंप्यूटर की चिप होती है। वो जो अंकुरित होता है वो तो चिप है, उसके साथ जो खुराक बंधी हुई है। क्योंकि अगर आप गेहूं बोओगे ना, गेहूं का बीज बोओगे, तो 15 दिन गेहूं का बीज है वो अपने अंदर की खुराक ही लेगा, वो मिट्टी से खुराक नहीं लेता। एक बात। दूसरी बात है कि कोई भी वनस्पति है जब वो अंकुरित होती है तो पहले उसकी जड़ निकलती है, उसका ऊपर जाने वाला तना बाद में निकलता है। ये शायद बहुत सारे लोगों को जो खेती करते हैं उनको पता नहीं, पता मेरे को नहीं जानकारी, लेकिन सबसे पहले जो पहले मतलब निकलता है ना, अंकुर होता है वो, तो वो जड़ होती है, वो पहले ऐसे करके वो नीचे जाके पहले अपने आप को, ताकि जब उसका जो अल्लाह वाला टिपना वो ख़त्म हो गया तो उससे नीचे से खुराक मिलनी शुरू हो जाए। और एक बात उसमें ये कहना है उनका कि 95% कोई भी वनस्पति है, कोई भी क्रॉप है, वो खुराक लेती है हवा से और सनलाइट से, और सिर्फ 5% जो उसकी टोटल खुराक का 5% वो सॉइल से लेता है। एक पानी, एक मिनरल। पानी और मिनरल ज़मीन से लिए जाते हैं और बाकी जो सारा कुछ है वो जो नाइट्रोजन लेता है वो भी एयर से लेता है। जो फोटोसिंथेसिस बनता है वो भी लाइट के जरिए बनता है।
और आप कितनी भी मतलब जो संघनी फसल है वो बो दो, कितने भी संघने आप दरख्त लगा दो, जड़ों में कोई लड़ाई नहीं होती, जड़ों में कोई झगड़ा नहीं होता। झगड़ा होता है उनका सनलाइट लेने में। सनलाइट में हम ऊपर हम हाँ, ताकि वो कहता है मैं ज़्यादा निकल जूँ ऊपर ताकि मेरे को सनलाइट ज़्यादा मिल जाए, वो कहता है मैं ज़्यादा ऊपर निकल जूँ मेरे को सनलाइट मिल जाए। इसलिए ये जो 95% वाला फार्मूला है, ये देखो कितना कमाल है कि 95% पौधा अपने तरीके से ही खुराक लेता है और सिर्फ 5% खुराक है वो ज़मीन से लेता है। लेकिन अब जो ये साइंस है, जो आजकल की खेती वाली साइंस है, वो हमें कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना डालोगे नीचे उतनी आपकी क्रॉप आ जो या अपना यील्ड आ जो ज़्यादा होएगा। इसलिए एक बात ये है कि वो कहते हैं कि जो बारीक दाने वाली क्रॉप है उसमें मल्चिंग हिसाब से करनी है, क्योंकि उसमें के पास अल्लाह के टिपन में जो उन्होंने डाला है वो बहुत कम खुराक डाली है। इसलिए जितना भी बारीक बीज आप लगाओगे उसने मल्चिंग कम करो ताकि वो बाहर निकल जाए, उसके बाद कर दो। जितना मोटा बीज लगाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल मक्की का बीज लगा दिया, तो मक्की का बीज जितनी मर्जी मल्चिंग कर दो वो बाहर आ ही जाएगा। चने का बीज लगा दिया वो मोटा बाहर आ ही जाएगा। चना तो डड़ा जमीन का भी उठा देता है ऊपर को, उसमें इतनी पावर होती है। दूसरा ये ध्यान में रखना है कि एक वो मतलब क्रॉप है जो चौड़े पत्ते वाली है, एक तिखे पत्ते वाली तुई वाली है। जो तुई वाली है वो मल्चिंग से भी निकल जाएगी बाहर, लेकिन जो चौड़े पत्ते वाली है जैसे कपास नरमा, इसको ये अपने कई बार हम बोलते हैं ना कि ये करंट हो गया, वो ज़्यादा करंट होता है। ये हमारी कणक है, जौ है, ये करंट कम होते हैं। चने तो होते ही नहीं, मक्की भी करंट नहीं होती। मतलब करंट का मतलब है कि अगर बीजन के बाद थोड़ा मींह पै गया और ऊपरली मिट्टी थोड़ी सख्त होगी तो वो निकल नहीं सकता। जो चौड़े पत्ते वाला, जो बारीक वाला तिखी तुई वाला वो निकल जाता है। इसलिए इन चीज़ों का वो कह रहे हैं ध्यान रखना है। और उसके बाद वो कहते हैं जब आपकी फसल पक गई आप और आपने जो सीड का चुनाव करना है वो कहते हैं देखो हर चीज़ हाइब्रिड है। उनको जब पूछा गया कि हाइब्रिड के बारे में आपका क्या कहना है, वो कहते हैं यार हम खुद हाइब्रिड हैं, इसलिए क्रॉप को आप कैसे कह सकते हो हाइब्रिड नहीं होएगी। और वो कहते हैं देखो यार मैं मतलब मेरी माँ कहाँ से आई, मेरा अब्बू कहाँ से आया, उनसे मैं पैदा हुआ और इसलिए हम तो हाइब्रिड है ही। इसलिए ये जो अलग अलग चीज़ें अलग अलग एरिए से आती हैं, दूर से आती हैं, वो एक नेचुरल हाइब्रिड है। वो कहते हैं एक है हाइब्रिड जो ये बना रहे हैं कि एक फीमेल की लाइन लगा दी एक क्रॉप की, एक मेल की लाइन लगा दी, वो सेम ही क्रॉप ने, वो हाइब्रिड अच्छा नहीं है। इसलिए अगर आपने बीज बनाना है तो कलेक्शन विधि के जरिए अपना बीज चुनना है आपने, कि अपने खेत में चक्कर लगाओ, आपका गेहूँ है अगर उसमें जिसमें ज़्यादा टिलरिंग है, ज़्यादा जिसमें वो बाली है और बड़ी बाली है, और जिसमें ज़्यादा बाली में दाने हैं गिन के देख लो, उसको आप वो मतलब वो उस पर वो कह रहे हैं कि वो कोई चीज़ बांध दो। जैसे हम सगन करते हैं ना, बच्चे बच्ची का वो बांधते हैं, क्या आज खमणी बांधते हैं, उसकी खमणी बन दो, उसका कर दो कि यार इसका सीड ही रखना है। आपका 3 साल में कोई भी सीड अब बहुत बेटर बन जाएगा। इसलिए कलेक्शन विधि है जी और सिलेक्शन विधि है, कलेक्शन और सिलेक्शन विधि है, ये बीज की वो कह रहे हैं सबसे बढ़िया विधि है। और ऐसे तरीके से वो कह रहे हैं कि आपने अगर ये अपना इसका बागवानी का काम करना है, हॉर्टिकल्चर का काम करना है, तो हॉर्टिकल्चर के काम में भी आप जो पौधे लगाने हैं वो भी आपने बेड पे लगाने हैं और उनके दरमियान में ही उनको पानी देना है खाली के जरिए, और उस पर भी मल्चिंग करनी है। और उन्होंने हाँ जी शॉर्ट कर दो बोल रहे हैं। हाँ जी टाइम आप बोल रहे हैं। अच्छा टाइम इन नहीं, आप जाना जाओ ना, बैठे हैं जो बैठे रहने दो। आप उसको भी इस पे बेड पे लगाओ
और अगर आपके अब भी किसी के घर में कोई फ्रूट के वो हैं या खेत में हैं, अब भी उसका यही इलाज है कि उसके दूर से थोड़ी वो आप हार्ड पेन तोड़ दो और फिर उसमें थोड़ी उसके जड़ों उसके तने के दवाड़े थोड़ी मिट्टी थोड़ी ज़्यादा डाल दो और उसकी मल्चिंग कर दो। और जो खड़सुक हो रहे हैं ना कई बार अपने आधा हो रहा है, वो कहते हैं कि 2 महीने के बाद आपको सब टिलरिंग निकली दिखेगी। इस तरीके से पानी ज़्यादा नहीं लगाना और कोई आपको मतलब पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जे वो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि 85% जो पेस्ट है वो मांसाहारी हैं, सिर्फ 15% पेस्ट हैं जो शाकाहारी हैं, फसल को खाने वाले। फसल को खाने वाले 15 हैं, उनको खाने वाले 85 हैं। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो, कुछ नहीं होता। अगर कोई दिख भी जाता है तो थोड़े दिन के बाद वो अपने आप, एक सर्कल होता है हर एक पेस्ट का, उस दिन के बाद जैसे जो अपने वायरल बुखार होता है ना, तो उसका भी एक सर्कल है कि उस कुछ दिन के बाद उन्हें अपने आप ही ठीक हो जाना। इसलिए ये जो पिकनिक का मॉडल है इसमें बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तानी पंजाब के जुड़े हैं और उन्होंने हर एक किस्म की सॉइल पे अपना एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। और वो कह रहे हैं कि जो मशीनरी हमने डेवलप की है अगर आपको चाहिए तो एक शर्त पे वो देते हैं कि ड्राइंग हम दे देंगे, जिससे आपने बनानी है उस मिस्त्री से हमारी बात करा दो वर्कशॉप वाले से, और उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट हैं तो वो बना देगा आपको, हम उससे पूछ लेंगे। पर शर्त एक है कि उसका मतलब आपने बाजारीकरण नहीं करना कि आप वहाँ वो मशीनें बना के बेचना शुरू कर दूँ, प्रॉफिट कमाना शुरू कर दूँ। वो कहते कि कभी भी मैंने कभी भी पैसा नहीं लिया, ना मैं पैसे के लिए ये काम कर रहा हूँ। इसलिए और दूसरी बात लास्ट वाली मैं उनके बारे में एक वो कहते हैं कि अभी हमारी जो लाहौर सरकार वो बीट पे कहती है कि 1500 रुपये पर मन हमारी कॉस्ट आती है। मन होता है 40 kg का, वो अभी उधर क्वांटल नहीं चलते, मन ही चलते हैं। वो कहते हैं हमारे मन का बैग ही चलता है अभी तक। वो कहते हैं 1500 रुपये कॉस्ट निकालती है लाहौर सरकार, लेकिन मैं अपने इस मॉडल से 150 रुपये क्वांटल में की कॉस्ट पे गंदम पैदा करके दे सकता और वो नेचुरल भी होएगी। इसलिए आपको मार्केट की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका 150 रुपये खर्च आएगा, केमिकल वाले का 1500 रुपये खर्च आएगा। मन मतलब आपको मार्केटिंग की कोई हो नहीं, आपकी क्वालिटी भी बेटर होगी और नेचुरल होगी। आप लोगों को अमृत दोगे, दूसरे जहर देंगे। इसलिए अगर ये तरीका अपनाओगे एक बार आपका खर्चा ज़रूर आएगा जब आप पिकनिक पे आओगे, लेकिन बाद में ना आपका कोई बहाई का खर्चा, ना आपका कोई और खर्चा, और आपका खर्चा 6 महीने के बाद एक ही होगा कि जब आपने क्रॉप बोनी है या काटनी है या उसकी मल्चिंग करनी है। सो ये एक नया मॉडल है और मैं इस बार अपनी 17 कनाल ज़मीन पिकनिक पे लेकर जा रहा हूँ हम देखने को आएंगे और मैं मतलब इस मॉडल को मतलब पूरा समर्पित हूँ और ये काम हम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।